मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। विभिन्न विभागों में चयनित सहायक अभियंताओं और कनिष्ठ सहायकों को दिए नियुक्ति पत्र। सीएम धामी बोले, सरकार अन्य सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए कर रही काम। मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो टूरिज्म को लेकर की चर्चा। कहा, टेलीस्कोप के माध्यम से लोग तारों के करेंगे दर्शन। पहली बार यूकेपीएससी की भर्ती में पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलेगा आरक्षण। पीसीएस परीक्षा से होगी शुरुआत। शासन ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड में आज और कल तेज बारिश का अलर्ट। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार में भारी बारिश की आशंका। राज्य में हो चुकी है मानसून की एंट्री। नमस्कार, मैं हूं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में सहायक अभियंताओं और चयनित कनिष्ठ सहायकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया, जहां सीएम धामी ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2021 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के चयनित सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिए। साथ ही ऑडिट विभाग हेतु चयनित कनिष्ठ सहायकों को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। तो खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में सहायक अभियंताओं और चयनित कनिष्ठ सहायकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया, जहां सीएम धामी ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2021 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के चयनित सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिए। आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है और कल से आपको सेवा देनी है। अगर आपने पूरी ईमानदारी से पहले दिन से ये तय करके कि मुझे अपने कार्य क्षेत्र में जो भी मेरी जिम्मेदारी है उसका मैं 100% दूंगा, तो ये मानिएगा कि जब आप रात को सोने जाएंगे तो आपको करवट बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका ये जीवन तो सफल होगा ही होगा, आने वाला हर जीवन सफल हो जाए। लोहाघाट क्षेत्र के प्रसिद्ध मानेश्वर महादेव मंदिर के बाबा रमन पुरी को पुलिस ने स्मैक के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसएचओ अशोक कुमार ने बताया कि चेकिंग के दौरान अजय मेहरा के पास से 4.54 ग्राम तथा मानेश्वर मंदिर के बाबा रमन पुरी के पास से 3.49 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि स्मैक को पारस ढीक से खरीदकर लोहाघाट क्षेत्र में बेचने और खुद के इस्तेमाल के लिए लाए थे। पुलिस ने दोनों वाहनों को सीज कर दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। एसएचओ ने बताया कि दोनों आरोपियों का मेडिकल कराकर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अलग-अलग वाहनों पर मोटरसाइकिल और स्कूटी पर सवार व्यक्ति हुए थे। हाईवे की तरफ से पुलिस चेकिंग और आने वाली पुलिस चेकिंग टीम की और आने वाली पुलिस टीम के चेकिंग के दौरान नंबर 1 अजय मेहरा पुत्र विक्रम सिंह मेहरा, उम्र 30 वर्ष, निवासी प्रेमनगर लोहाघाट, और दूसरा है रमनपुरी पुत्र गुरु कपिल मुनि और 55 वर्ष, निवासी मानेश्वर मंदिर पुजारी हैं और मूल है ग्राम धनगोली रानीखेत जनपद के हैं। इन दोनों के पास से करीब 4.54 ग्राम एक से और 3.49 ग्राम एक से इसमें बरामद हुई है। और इनके जो ये लोग इनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि एक हमारे लोहाघाट का पारस ढेक पुत्र कैलाश ढेक है, वो यहाँ पर इसमें लाकर बेचता भी है और ये लोग उनसे लेकर दूसरी जगह सप्लाई करते थे। मतलब वो यहाँ का मेन विक्रेता हो गया और वो दूसरी जगह सप्लाई करते थे उससे लेकर। उनका जो मीडिएटर था वो डायरेक्ट किसी नहीं देता बता रहे हैं, उनका मीडिएटर रवि डेक पुत्र छत्तर सिंह, ये क्वालिटी झील का रहने वाला है। तो उनके माध्यम से बात होती है, फिर वो लेकर आता है उससे, फिर ये लोग जो उनसे खरीद कर फिर दूसरों को बेचते थे। इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इन्हें माननीय न्यायालय पेश किया गया। बागेश्वर नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में भीषण गर्मी से पानी का हाहाकार मचा हुआ है। पानी के बिना लोगों के हलक सूख रहे हैं। प्रशासनिक इंतजाम रोस्टर की तर्ज पर कार्य कर रहे हैं। पानी की समस्या से जूझ रहे बागेश्वर के लोगों के लिए
जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल का कहना है कि नगरीय क्षेत्र के लिए मंडल सीरा में बन रही पानी की टंकी आखिरी चरण में है। सितंबर माह तक नगरीय क्षेत्र में पानी की किल्लत बनी रहेगी। वाटर टैंकों के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है। जल स्रोतों से पानी की कमी के कारण पानी की समस्या बढ़ रही है। शासकीय उदासीनता के चलते बहुत से पानी के प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए हैं। इस बार खनिज न्यास की धनराशि खर्च करके पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। उन एरिया में एक तो हमारा नगर वाला एरिया है, अस्पताल के आसपास वाला एरिया है, और पीपल चौक के आसपास वाला एरिया है। पर चूँकि मंडल सेरा पंपिंग योजना हमारी फाइनल स्टेज में है, मंडल सेरा से हमारा रो वाटर चल रहा है, जिसको अन्य कार्यों के लिए यूज़ किया जा सकता है, और पीने के पानी के लिए जल संस्थान द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। आपदा का दंश झेल रहे जोशीमठ पर मानसून की दस्तक खतरा बन रही है। जोशीमठ में दरार और भूधसाव के बाद खतरा बरकरार है। जोशीमठ को लेकर तमाम तरह के अध्ययन हो रहे हैं। वर्ष 2023 में जनवरी माह में अचानक जोशीमठ के पहाड़ों के भीतर से पानी का फुब्बारा फूटने के साथ ही सैकड़ों भवनों के दीवारों और फर्श पर दरार आ गई थी। लेकिन जोशीमठ में भी अभी भी दरारें भरी नहीं हैं। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने से बारिश का पानी पहाड़ के भीतर सामने का खतरा बना है। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जोशीमठ को लेकर सभी लगातार सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब राज्य में गूंगी बहरी सरकार काबिज हो तो फिर क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लगातार आप भी, मैं भी, पर्यावरणविद इस चिंता को जता रहे हैं, लेकिन जब अंधी बहरी गूंगी सरकार राज्य में काबिज है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। थोड़ा सा दोष हम नागरिकों का भी है। अंकिता भंडारी का इतना बड़ा केस हुआ, इतना अग्निवीर योजना की वजह से लोग बेरोजगार होने की संभावनाएं बढ़ गई। केदारनाथ में सोने की चोरी जिस सरकार ने करी, उसी के सांसद को जिता के जब पब्लिक भेजेगी, जोशीमठ की बर्बादी जिसकी सरकार में हुई, उसके बाद भी जोशीमठ से अगर वही पार्टी जीतेगी तो सरकार कैसे सुधरेगी, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट कर उन्हें संचार मंत्रालय का दायित्व मिलने पर शुभकामनाएं दी। साथ ही राज्य में संचार सेवाओं के विस्तार से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनसे चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने राज्य में संचार व्यवस्थाओं से वंचित क्षेत्रों में भी टावर लगाकर संचार व्यवस्था से आच्छादित करने, पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र के गाँव में संचार सुविधाओं के विस्तार और गुंजी में लगाए गए टावर को संचालित कराए जाने का भी अनुरोध किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट कर उन्हें संचार मंत्रालय का दायित्व मिलने पर शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही राज्य में संचार सेवाओं के विस्तार से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनसे चर्चा की। तो सीमांत गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई। तो राज्य में दूर संचार सेवाओं को लेकर भी केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा की है। बाराकोट की ग्राम सभा पमदा में विगत 11 दिनों से चल रहा एडी देवता का जागरण देव देली पूजन के साथ संपन्न हो गया है। प्रातः काल से ही ग्राम सभा पमदा में पूजा पाठ का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तदुपरांत भूमिया मंदिर, गोरला देवता मंदिर, बर्मा मंदिर, त्यूंदर देवता मंदिर, एडी देवता मंदिर के साथ साथ सभी घरों की देली पूजन के साथ एडी देवता का जागर संपन्न हो गया है। इस दौरान गद्दी पर अवतरित होकर देवताओं ने कई देव और वायु कष्टों का निवारण कर सभी श्रद्धालुओं को सुख समृद्धि की खुशहाली का आशीर्वाद दिया। 4 दिनों से एडी देवता का जागरण आज संपन्न हो चुका है। देव डांगरों द्वारा देव गद्दी से सभी को आशीर्वाद प्रदान किया गया। सभी के कष्टों का निवारण करके आज संपन्न हो गया है। एडी देवता का जागरण सभी की सुख समृद्धि के लिए देव डांगरों द्वारा आशीर्वाद दिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात महिला कर्मचारी भी अब सुरक्षित नजर नहीं आ रही हैं। जिले में तैनात एसीएमओ डॉक्टर कुलदीप यादव की ओर से महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों सीएचओ को समय समय पर परेशान और उनका मानसिक उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल पदाधिकारी सहित विभिन्न संगठन के लोगों ने एसीएमओ को हटाने की मांग की। सीएचओ के बाद क्षेत्रीय लोगों और व्यापारिक मंडल सहित जनप्रतिनिधियों भी इसके विरोध में आ गए हैं। विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में सभी लोगों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी नवनीत पांडे से उनके कार्यालय में मुलाकात कर काफी नाराजगी जाहिर की है। कि सर एक हमारे किसी स्वास्थ्य अधिकारी के संबंध में कुछ शिकायतें आई हैं, तो ये मामला शासन तक पहुंचा था और कल शासन ने एक आदेश किया है जिसमें कि मुझसे अपेक्षा की गई है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर जो है इसकी जांच कराकर शासन को एक रिपोर्ट भेजूंगा। तो तत्संबंध में हमने कल ही जो है एक जांच समिति बना दी है जिसमें अपर जिलाधिकारी जो है वो उसकी अध्यक्षता करेंगे और उनसे कहा गया है कि वो 2 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो रिपोर्ट में जो भी उसमें निकल के आएगा उसको शासन को रेफर किया जाएगा और फिर डिसीजन शासन द्वारा लिया जाएगा। शिकायतें कुछ उत्तराखंड में बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, जिसके चलते बरसात के कारण उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसी के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि भूस्खलन होने से सड़कें बंद हो जाती हैं और कई दिनों यातायात प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। जिन मशीनों का इस्तेमाल कर रास्ते खोले जाते हैं, उन रास्तों पर मशीनों को बैकअप के लिए रखा गया है। साथ ही आपदा की स्थिति के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। में देखिए कुछ क्रॉनिक लैंडस्लाइड एरियाज हैं जहां पे हम लोग हमेशा मशीनें अपनी प्लेस करते हैं, जिससे कि या जो आवागमन है ज़्यादा टाइम तक के लिए बाधित नहीं हो बारिश की वजह से। कुछ नए एरियाज डेवलप होते हैं जिनके लिए हमको फिर आसपास से मशीन मोबिलाइज करनी होती हैं। हमारा एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम बनाए हुए हैं, तकरीबन पूरे प्रदेश में 400 के आसपास मशीन हम लोग डिप्लॉय करते हैं। और जहाँ पे भी इस तरह की स्थिति आती है, कहीं पे अगर रुकावट आती है, कहीं पे मशीन कहीं पे रोड बंद होती है, तो उसके हिसाब से इमीडिएटली उस पर हम लोग खोलने की कार्रवाई करते हैं। हरिद्वार के शांतरशाह गांव में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने शांतरशाह गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे यशपाल आर्य ने कानून व्यवस्था और महिला अपराध को लेकर भाजपा को निशाने पर लिया। यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, दलित और पिछड़ों का शोषण हो रहा है। नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या के मामले में भाजपा नेता का संलिप्त होना भाजपा के चाल चरित्र को उजागर करता है। यशपाल आर्य ने अभी तक किसी भाजपा नेता के परिवार से मुलाकात न करने को निंदनीय बताया। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन भी दिया। हत्या कर दी जाती है, उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता है और सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि यहाँ पर संवेदना करने के लिए भी यहाँ मौजूद नहीं है। कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। स्पष्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का जो चाल है, चेहरा है, चरित्र है, वो स्पष्ट हो चुका है और हम सब परिवार इस दुखद घड़ी में साथ है और इस लड़ाई को हम अंत तक ले जाएंगे और न्याय और इंसाफ के लिए हम लड़ाई लड़ने को। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया और हरिद्वार जिले में हो रही बड़ी संख्या में बलात्कार की घटनाओं और बच्चों के साथ हो रहे दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर अपना रोष प्रकट किया है। ज्योति रौतेला का कहना है कि प्रदेश में 1 साल 11 महीने में लगभग 1500 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हो चुकी हैं। हरिद्वार जिले में बलात्कार की घटनाएं और जिलों में दुगुनी है। इस तरह की घटनाओं में ज्यादातर में भाजपा के लोग लिप्त पाए जा रहे हैं। उन्होंने बलात्कार की घटनाओं को अंजाम देने वाले सभी लोगों को फांसी की सजा देने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने एसपी को ज्ञापन दिया है। प्रदेश में लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले 1 साल 11 महीने में 1552 बलात्कार के केसेस देवभूमि उत्तराखंड में और हरिद्वार जिले में ये घटनाएं बाकी जिलों से दुगनी हैं। हमारी एसएसपी से मांग थी, एसपी ऑफिस का हमने घेराव करा कि
अरेस्टिंग कर रही है, ठीक है, लेकिन अरेस्टिंग तो अंकिता भंडारी के मामले में हुई, 2 साल होने के वाले सितंबर में, अभी तक उनको फांसी की सजा नहीं हुई है। हम लोगों को, बलात्कारियों को फांसी की सजा देनी चाहिए, एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा उत्तराखंड में। नहीं तो लगातार जिस तरीके से नाबालिग बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्ग महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हमारे प्रदेश में बढ़ रही है, ये बहुत शर्मनाक है। और हम चाहते हैं कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाया जाए और बलात्कारियों को फांसी की सजा से कम कुछ नहीं दिया जाए। राज्य में बढ़ रहे आपराधिक मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश पार्टी कार्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में अपराध के मामले में नंबर 1 बना हुआ है। प्रदेश में जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सत्ता पक्ष के नेताओं की संलिप्तता पाई जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि अपराधियों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अपराधों को नियंत्रण करने में नाकाम है और लगातार इन 6 वर्षों में इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध पे पहले नंबर पर खड़ा हो गया है। हद हो गई है, मतलब हो क्या रहा है इस राज्य में। मुख्यमंत्री केवल उपलब्धियां गिनाते हैं, कभी इस पे भी क्षमा मांगेंगे। इनकी महिला आयोग के अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट नहीं आना, ये भी अपने आप में एक सबूत है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए अपराध में उनको संरक्षण प्रदान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता करते हुए राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में महिला अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी पर किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या में शामिल होना बेहद गंभीर और चिंताजनक है, जिसको लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद ये कांग्रेस की बौखलाहट है जो इस तरह से अनर्गल बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। कांग्रेस पार्टी एकदम बौखला चुकी है इस लोकसभा चुनाव की हार के बाद, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान अनर्गल प्रलाप है। मुझे लगता है कि वो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, इन सब चीजों को पचा नहीं पा रही है। वो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। वो केवल आरोप के लिए आरोप लगा रही है। उत्तराखंड राज्य के अंदर कानून व्यवस्था एकदम नियंत्रण में है। जो भी अपराधी हैं उनको तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर रही है, अथवा मुठभेड़ में भी कई स्थानों पर जो शातिर अपराधी थे वो मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें कोई भी आरोपी बाहर घूम रहा हो। बाकी मामला न्यायालय में विचाराधीन है और निश्चित रूप से जो भी मामले हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मेरी करण महाराज जी को सलाह है कि उत्तराखंड राज्य की छवि को देश के अंदर और विश्व के अंदर इस तरह से खराब करने का वो प्रयास न करें। अच्छा रहेगा कि वो रचनात्मक सुझाव सरकार को दे। मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन ने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। मंगलौर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि मंगलौर उपचुनाव को लेकर आईटीबीपी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, स्थानीय पुलिस के साथ ही पूरी विधानसभा में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे मतदाता बिना भय के शांतिपूर्वक तरीके से अपने मत का प्रयोग कर सके। चुनावी माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्व के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ कार्रवाई करेगा। वहीं अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए रखेगी। विदित है कि बंगलौर में जो बाई इलेक्शन विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसी के संदर्भ में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई हमारे द्वारा एसएसबी के साथ की गई है और इसमें सभी को हिदायत दी गई है कि जो शांतिपूर्ण माहौल है वो बना रहे, कोई अफवाह ना फैलाए और कोई चुनाव में गड़बड़ी करने की, हिंसा फैलाने की कोशिश ना करे। सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तरकाशी विकास खंड चिनियाली सोड़ की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जल जीवन मिशन चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग में हो रही लापरवाहियों पर जमकर सवाल उठाए हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जल जीवन मिशन में पूरे क्षेत्र में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। कहीं पाइपलाइन है तो पानी नहीं है, कहीं अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। फिलहाल सीडीओ ने तमाम समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों को 1 हफ्ते के अंदर सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। कायदा पंचायत स्तर पर, विकास खंड स्तर पर और जनपद स्तर पर इस बैठक का दौर होता है और उसी क्रम में इस बैठक का एजेंडा हुआ है और आज एक सफल बीडीसी की बैठक हुई है हमारे मुख्य विकास अधिकारी जी। लेकिन मैं मानता हूं कि आज भी पंचायतों के जो अधिकार हैं वो पूर्ण तरह बहाल नहीं हुए हैं। अभी भी पंचायतों को जो 29 विभाग जो हमारे एक्ट में हैं, हमारे प्राविधान में हैं, उनको अभी तक बहाल नहीं किया गया है। मैं सरकारों से निवेदन करता हूं कि ये जो हमारे आर्टिकल के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट हैं इनको बहाल किया जाए और पंचायतों की स्थिति को और मजबूत किया जाए और जो महात्मा गांधी जी का जो सपना स्वराज का है उसको सफल बनाया जाए। हरिद्वार में बन रहे 15 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। बहादुराबाद से श्यामपुर कांगड़ी को जोड़ने वाली रिंग रोड को इस साल के अंत तक बनकर तैयार होना था, लेकिन निर्माण कार्य धीमी गति से होने के चलते 2025 में ही रिंग रोड का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रही रिंग रोड में 16 अंडरपास बनाए जाएंगे। NHAI के द्वारा करीब 2 साल पहले रिंग रोड का निर्माण शुरू किया गया था। निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण और कई जगहों पर अंडरपास खोलने की मांग को लेकर निर्माण कार्य की गति प्रभावित हुई है। इस रिंग रोड के तैयार हो जाने के बाद हरिद्वार में दिल्ली देहरादून हाईवे पर वाहनों का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। बन रहा है, अभी बहादुराबाद से हमारा बन रहा है, तो उसमें काम जो आप कह रहे हैं उनको शायद अगस्त तक वो लोग देंगे, अगले अगस्त तक या जो भी है। तो अभी दिक्कत जरूर आई है और बीच बीच में देखिए तो स्नान होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको व्यवस्थित करने में भी टाइम लगता है। लेकिन हम लोग की लगातार मीटिंग उनके साथ चली है क्योंकि रिंग रोड हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस हिसाब से ट्रैफिक का मूवमेंट बढ़ा है, अभी पिछले गंगा स्नान में आप लोगों ने देखा होगा लगभग 54,000 गाड़ियाँ ऐसी थीं जो हरिद्वार की तरफ आई और हरिद्वार से गई और नजीमाबाद की तरफ से जो ट्रैफिक आया उसका कैलकुलेशन उसमें नहीं था। जैसे कि कुल मिला के लगभग 80,000 गाड़ियों का आवागमन हमारे हरिद्वार में रहा है। तो रिंग रोड एक महत्वपूर्ण हमारे लिए पहलू है और रिंग रोड को जल्दी से जल्दी पूरा करना एक सरकार की प्राथमिकता। हरिद्वार लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जीत के बाद पहली बार मंगलूर के नारसन कला गांव पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने लोकसभा जीतने पर मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मंगलूर विधानसभा नहीं जीत पाई, इस बार मंगलूर उपचुनाव में अवश्य कमल खिलेगा। करतार सिंह भड़ाना इस बार मंगलूर विधानसभा जीत का इतिहास रचेंगे और विकास कार्यों को लेकर तीसरे इंजन के रूप में लोगों की सेवा करेंगे। आज जो हमारी बैठक का विशेष आयोजन हुआ है वो जो मंगलौर विधानसभा है, जो आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है, वो जीत की शुरुआत ये यहाँ से होगी, नारसन से कला से होगी और एक इतिहास इस बार बदलेगा मंगलौर विधानसभा का कि यहाँ भी डबल इंजन लगेगा, विकास का इंजन लगेगा। इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं करतार सिंह जी, इस बार करतार कमाल करेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।